ऑफ क्रिएटिविटी टॉक शो में आज एक नए प्रारूप का आगाज हो रहा है और इस नए आगाज में आप सभी का स्वागत है आप सभी देखने वालों का, और स्वागत है आज उन लोगों का जो इससे पहले खुद स्वागत किया करते थे, लेकिन आज मैं बतौर होस्ट डॉक्टर हरिदास व्यास उनका स्वागत कर रहा हूं, जो अब तक बन चुके 11 एपिसोड क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी टॉक शो के 11 एपिसोड में स्वागत करते रहे अपना अतिथियों का। स्वागत है डॉक्टर प्रेम तन्मय, जिन्हें डॉक्टर पीपी शर्मा के नाम से लोग जानते हैं। कुछ लोग इन्हें एक्यूप्रेशरिस्ट के नाम से जानते हैं, कुछ इन्हें एफसीआई के कर्मठ एम्प्लॉय के रूप में जानते हैं, कुछ लोग इन्हें देश के सबसे मधुर गीतकार के रूप में जानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तो उपन्यासकार है, और कुछ लोग कहते हैं कि मुक्त छंद के कवि है, और कुछ लोगों ने मुझे पिछले दिनों कहा कि नहीं ये स्टेप टू हेल्थ की आधारशिला है। लेकिन ये सब कुछ है। तो आपका स्वागत है डॉक्टर प्रेम तन्मय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी टॉक शो में, जो पहले सीजन के समाप्त होने पर और एक नए सीजन के शुरू होने से पहले यह एक विशेष शो आयोजित किया जा रहा है। हमारे दर्शक इसे YouTube पर भी देख पा रहे लगातार, और इस नए इनोवेशन के लिए आपसे मैं और चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन मैं आज के हमारे दूसरे अतिथि तन्मय का स्वागत करता हूँ। तन्मय, स्वागत है आपका। तन्मय एक शायद 1983 जब भारत ने पहला विश्व कप क्रिकेट का जीता था, मैं सन ठीक बोल रहा हूँ ना जी। तो पहला जब विश्व कप जीता था तो उस समय अंग्रेजी की एक कहावत खारिज हो गई थी, और वो कहावत थी कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये कोई सम्मानजनक ढंग से नहीं बोला जाता था, ये अपमानजनक ढंग से बोला जाता था। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार बता दिया कि ऑलराउंडर के बूते पर ही विश्व कप जीता जा सकता है, और उस समय भारतीय टीम में 5 ऑलराउंडर, और यही कारण है कि क्रिकेट टीम ने वो विश्व कप जीत लिया। तन्मय, यू आर वन ऑफ द ऑलराउंडर। तुम्हें मैंने बहुत बरसों से देखा है, और मुझे ताज्जुब होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्रिकेट खिलाड़ी हो या तुम एमबीए किए हुए एक युवा हो जिसने रॉयटर्स, थॉमसन रॉयटर्स, एस&पी कैपिटल, आईक्यू मैच जैसे कई पदों पर तुमने बहुत काम किया है, अपनी सेवाएं दी है, और लगातार कई वर्षों तक दी है, करीब 9 वर्षों तक, मैं ठीक हूँ तो 9 वर्षों तक तुमने अपनी सेवाएं दी है। और उसके बाद फिर एक और परिवर्तन अपने आप में करते हुए तुमने वो सब एक दरकिनार की हाशिए पे धकेल दिया, और तुमने एंटरप्रेन्योरशिप की और एक नया इजाद किया, स्टेप टू हेल्थ। मुझे खुशी इस बात की है कि 2015 में ये जो शुरुआत की है स्टेप टू हेल्थ, ये शायद एक नया फॉर्मेट लेकर के आएगा हमारी सोसाइटी में, क्योंकि भारतीय सोसाइटी हेल्थ के प्रति उतनी अवेयर नहीं है जितनी कि विकासशील देशों में है। और ये तुम्हारी एक दूरगामी दृष्टि थी जो तुमने इस तरह की एक शुरुआत की, और न केवल ये शुरुआत की बल्कि खुद ने एक्यूप्रेशर भी सीखा, खुद ने इस थियरीज की और भी चीजें सीखी, और आजकल तुम बहुत अच्छे व्याख्यान भी दे रहे हो। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि तन्मय इन सब चीजों के साथ में संगीत के बहुत शौकीन है, लोक गीतों का बड़ा ज्ञान है, गायकों के बारे में बड़ी जानकारियां, विदेशों के गायक भी इनको बखूबी मालूम है, विदेशी फिल्में और विदेशी नाटक, विदेशी सीरियल्स की भी इनको खूब जानकारी है, और तमाम हिंदुस्तानी सीरियल्स की ये बहुत सटीक समीक्षा करते हैं। इसलिए कहना मुश्किल है कि तन्मय हकीकत में किस फील्ड के हैं। इसलिए मैं आज की तारीख में कह रहा हूँ कि तन्मय, यू आर वन ऑफ द ऑलराउंडर। लेकिन इस पूरी टीम के सबसे जो अहम किरदार है, वो किरदार सबको चौंकाते हैं। वो किरदार है हमारे निहित शर्मा। जी हाँ, एक बहुत बड़ा ऊंचे कद का काम करने वाले निहित जी
5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और 10 साल की उम्र। निहित शर्मा वो है जो बच्चों के तमाम शौक रखते हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मुझे इन्होंने एक ऐसे खेल में फंसा दिया, एक 3D गेम में फंसा दिया, जिसमें आंखों पर 3D चश्मा लगाकर कंप्यूटर से एक आपको ऐसी 200 किलोमीटर कम से कम उसकी स्पीड में आप यात्रा करते हैं, जिसमें खाइयों पहाड़ों से आप यात्रा करते हैं, जिसमें मुझ जैसे आदमी को लगा कि ये गेम खत्म और कब मैं इससे मुक्त हो जाऊं। लेकिन निहित ने मुझे उस दुनिया की यात्रा कराई, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके बाहर आते ही पहला सवाल पूछा कि अंकल कैसा लगा। आज निहित हम आपको पूछेंगे, ये जो आप छोटी सी उम्र में ये बड़ा काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये सारा जो क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के टॉक शो के जो 11 एपिसोड आपके पास आए हैं, इसमें सारा स्लाइड का काम, इसका एडिटिंग का काम, ये सारा निहित करते हैं। यहाँ तक कि फोटो सिलेक्शन भी ये करते हैं, कैप्शन भी ये देते हैं। और इस सारे काम को इन्होंने सीखा कहाँ? कहीं ये अभिमन्यु की तरह तो नहीं है, जिन्होंने अपने जन्म से पहले ही सारा सीख लिया हो। जानेंगे आज निहित से ऐसी बहुत सारी बातों के राज हम जानना चाहेंगे। लेकिन आपको बहुत सी चीजें ऐसी होने जा रही है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। हमारे यहाँ इस तरह के काम अक्सर कम होते हैं। तो कोविड-19 का एक प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदल दिया जाए। आपदा को अवसर में बदलने का ये नारा हिंदुस्तान में बड़ा चला, तो लोगों ने अवसर में बदला। बहुत से कवियों ने काव्य संग्रह लिखी, कई उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखी। वो ऐसा लगा कि इस समय का इससे बढ़िया उपयोग वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं कर सकते थे। लेकिन इस टीम ने इस समय का उपयोग स्वयं के लिए नहीं किया, इसका उपयोग बतौर क्रिएटिव होने के कारण, बतौर क्रिएटिव पर्सन्स होने के कारण, ये तीनों क्रिएटिव पर्सन्स होने के नाते इन्होंने इस दौर में देश विदेश में बैठे लोगों की क्रिएटिविटी को परखना चाहा, और उसके तहत इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क किया, विभिन्न विधाओं के, अलग अलग विद्वानों के। हम तो अभी तक प्रेम जी को मान रहे थे वे केवल लिटरेचर के आदमी। सौंदर्य शास्त्र जो पश्चिम की विधा है उसमें 5 मानी गई है कलाएं, जिसमें स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्र कला है, संगीत कला है और साहित्य। लेकिन उन 5 कलाओं के बारे में कहा जाता है कि जब वो अपने क्लाइमेक्स पे हो जाती है तो एक में हो जाती है। यानी कि जब राग रागनियां अपने क्लाइमेक्स पे हो तो हमारे आंखों के सामने चित्र आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि राग रागनियों के चित्र बने हुए हैं। स्थापत्य में मिस्र के पिरामिड को आप देखिए, उनको फ्रोजन म्यूजिक कहा गया। वे जमा हुआ संगीत की तरह आपको सुनाई देते हैं। आप वहां जाएंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा ना आप न केवल देख रहे हैं, मतलब केवल श्रव्य कला, दृश्य कला नहीं है, बल्कि श्रव्य कला का भी आनंद। इस तरह इन्होंने सौंदर्य शास्त्र की 5 ललित कलाओं को बखूबी छुआ है, बल्कि उनकी शाखाओं को भी छुआ है। इन्होंने चित्रकार को छुआ है, इन्होंने नाटककारों को छुआ है, इन्होंने गीतकारों को छुआ है, इन्होंने नाटक कैसे बनता है इसको छुआ है। ये सारे काम जिस तरह से हुए हैं, उसने इस टॉक शो को इस समसामयिक समय में अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। तो आइए मैं आप सभी की ओर से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, और हम सब मिलजुल कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कमाल की परिकल्पना का आगाज कहाँ से हुआ। प्रेम भाई, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि अच्छे भले गीत लिखते थे, आपके गीतों पे लोग झूमते थे, उसका आनंद लिया करते थे, और आप उस गीत लिखने को छोड़ करके इस परिकल्पना को कैसे कर गए, और इस क्रियान्वयन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके साथ? एक साथ मैंने 2 सवाल पूछे आपसे। हाँ। अरे भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका प्रश्न बहुत उपयुक्त है और आपने मौजू सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सोच मेरी नहीं थी। मैं कोरोना काल के अंदर बिल्कुल जो है घर में बैठा हुआ था
मेरे पास में कोई काम नहीं था, और आपको पता है कि खाली हम जो कलाकार लोग हैं और जो लिटरेचर से जुड़े हैं और जो क्रिएटिव लोग हैं, खाली दिमाग शैतान का घर कहलाता है। तो इस बात को बखूबी तन्मय ने समझा कि अगर मैं घर बैठा बैठा कुछ नहीं करूंगा इस पीरियड में, तो मेरे साथ में बहुत जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, मेरी सेहत के लिए भी और मेरे दिमाग की सेहत के लिए भी, और खास तौर से उसके लिए भी, क्योंकि मैं अगर खाली बैठा रहूंगा तो मैं उसे परेशान करूंगा, क्योंकि हम सब घर में बैठे हैं, कोई काम भी नहीं है, न तो क्लिनिक जाना है, न कोई कोई इस तरीके का कोई संवादहीनता हो रही है। मैं लोगों से, जहां तक कि तन्मय को पता है कि मैं हर रविवार को बाहर किसी महफिल में, किसी गोष्ठी में मैं जाया करता था, तो इसको लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए क्रिएटिव। तो इसने एक थॉट दिया मुझे कि पापा आपके इतने सारे लोग हैं और आप कुछ ऐसा करें कि कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, आप उनसे बुलाएं, उनसे बातचीत करें। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो तन्मय ने दिया, और उस कॉन्सेप्ट के साथ में इसने मुझे वो जूम का आइडिया भी दिया कि जूम पर बात होगी। मैं उससे पहले जूम पर कभी आया नहीं था, तो ये सब चीजें तन्मय की थी। तो दूसरा आपका प्रश्न था कि मैंने साहित्य को, जो गीत लिख रहा था उसको छोड़ करके इधर कैसे आया, तो उस पर मैं ये बता दूं कि मुझे लग रहा था कि इस खाली वक्त में मैं लोगों से बात करूं और मैं ये समझने की कोशिश करूं कि आर्ट के दूसरे जो फॉर्मेट हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, या जो जो भी क्रिएशन हो रहा है, उनको मैं जानने की कोशिश करूं कि वो कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं इन सब प्रश्नों को लेकर के सामने जाऊं। तो ये सोच करके मैंने कहा कुछ दिनों के लिए गीतों को विराम देते हैं और लोगों से सुनते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि एक अच्छे लेखक को एक अच्छा श्रोता और एक अच्छा पाठक भी होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इस तरीके से भी जुड़ा जा सकता है। ठीक है प्रेम भाई, ये तो एक है, लेकिन इस काम को करने के अपने चैलेंज बड़े हैं। आप पहुंचे कैसे? कहीं कैलिफोर्निया आप पहुंच रहे हैं, कहीं बेंगलोर पहुंच रहे हैं, कहीं दिल्ली पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग विधाओं के लोग हैं। जोधपुर के सुनील माथुर भी आपके उसमें आते हैं, तो आदित्य जी जैसे लोग भी आते हैं जो बीती बात बोला था चल जैसे गीत लिख रहे हैं ये। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि चित्रकारिता और नाटक के बारे में जो आपके मूल क्षेत्र नहीं थे, भाई गीत आपके मूल क्षेत्र रहे हैं, चलो कविता आपका मूल क्षेत्र रहा है, एक समझ में आता है, समीक्षा भी चली रहा है, आलोचना भी रहा है, लेकिन आपने इन दो विधाओं की बारीकी से आपने करीब 3 एक एपिसोड इस पे दिए हैं और बड़े महत्वपूर्ण एपिसोड दिए हैं। इनसे आपका संपर्क कैसे हुआ? आपने कैसे संपर्क साधा? तो डॉक्टर हरदास जी, एक तो ये कारण रहा कि मैं बेंगलोर में आने के बाद में इन सभी विधाओं के लोगों से मैं मिल रहा था। चूंकि मैं आर्ट गैलरी में भी गया तो मुझे जो जो शिल्पकार, जो जो आर्टिस्ट थे, जो चित्रकार थे, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। मैं कुछ सूफियाना कार्यक्रमों में गया तो मेरे को इस तरीके के लोग भी मिले। मुझे नाटक देखने का अवसर भी मिला। एक मैंने जैसे एक अर्ज किया है, एक एपिसोड बनाया था, तो मैं एक ऐसे नाटक के अंदर गया जहां पर जो है हाथों हाथ कविता के ऊपर उनकी नाट्य प्रस्तुति थी, तो मैं बहुत दंग था। इट वाज मिरेकल रियल। तो वो आर्ट क्रॉस थिएटर मेन एक करके उनकी संस्था है, मेरा उनसे परिचय हुआ सुमित आचार्य से। तो मुझे लगा कि यार ये लोग बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जो कि मुझे बहुत आंदोलित करता था उस वक्त। तो ये अवसर मिला है मुझे उनसे बात करने का। जब तन्मय ने आइडिया दिया तो मैंने कहा मैं उन सब लोगों को लेकर के आऊंगा और उनसे खुल के बातें करूंगा कि आपके दिमाग में ये चीज कैसे आई, आप अगर चित्र बनाते हैं तो उससे पहले क्या सोचते हैं, आप अगर नाटक कर रहे होते हैं तो नाटक से पहले आप क्या सोचते हैं, नाटक का आप जो है स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आप किसी कहानी का चयन करते हैं तो कैसे करते हैं। ये सारे प्रश्न मेरे दिमाग में थे। तो मैंने कहा मेरी जिज्ञासा शांत हो जाएगी और मेरा ज्ञानवर्धन भी होगा, ये सोच करके और मैं इस दिशा में चला गया। और फिर मेरे को ये भी लग रहा था कि जैसे मैंने एक किताब के लेखक को लिया तो मुझे लग रहा था इसके लिए समीक्षा कौन करेंगे,
तो मुझे दूसरे व्यक्ति के बारे में Yes. सोचना पड़ रहा था कि कविता का समीक्षक कौन होगा। तो मेरे जहन में जो कविता लिख रहे थे, कविता पे बात करते थे, मैंने उनसे संपर्क किया कि ये किताब है और इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो इस तरीके से अनुवाद पे बात कर रहा था, तो मुझे एक अनुवादक जो ऐसे चाहिए थे जो अनुवाद पर बहुत अच्छी बात कर सके। तो मैंने डॉक्टर समीर साहब से संपर्क किया, उनकी अनुवाद पर नई नई किताब आई थी। इस किताब के लिए तो खासतौर से इस एपिसोड के लिए तो आपको बधाई इसलिए देनी पड़ेगी कि दरअसल आलोचना पर बहुत कम लिखा जा रहा है, बेहद कम लिखा जा रहा है। और आपने उसमें जो समीर जी को चुना और उनकी जो आलोचना के विमर्श पे आलोचना का नया विमर्श उनकी जो किताब है, वो ये कहा जाए तो इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण किताब है आलोचना विधा पर। हाँ। और उस पर बातचीत करने के लिए आपने जो डॉक्टर उषा रानी राव को चुना, हाँ, वे खुद भी एक बड़ी अनुवादिका है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद किए हैं। जैसा कि अभी साहित्य के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि अब रचनाकार को समीक्षक भी बनना जरूरी है, तो अनुवादक को भी अनुवाद का समीक्षक बनना जरूरी है। और वो सार्थकता या वो पहल आपने कर दी। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा था कि बहुत कन्नड़ के बहुत सारी जो है उन्होंने कृतियों का अनुवाद किया था, तो मुझे पता था कि अनुवाद की बारीकियां ये समझ सकती हैं, तो मैंने फिर उन्हें आमंत्रित किया। तो मैं कंसर्न व्यक्तियों के संपर्क में रह करके, जब एक व्यक्ति मेरे सामने होता क्रिएटर, तो मेरे सामने एक क्रिटिक भी होता कि भाई उस पर बात करने वाला कौन होगा। तो इस हाँ, तरीके वो से तभी वो एपिसोड संभव था। हाँ, ये चैलेंज आपने बखूबी निभाया। और जब आपकी पूरी सूची देखी और आपके एपिसोड्स देखकर रहा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगी कि आपने चयन इतना अच्छा किया कि अगर आपने गीत की किताब पे समीक्षक को बिठाया तो वो वाकई उसके भीतर तक गया और उसने उसको वो किरदार के रूप में पेश किया जो पाठक के भीतर तक पहुंच सके। हाँ, इसके लिए और उनसे बेशक गीत बधाई सुनवा आपको। करके और फिर गीत पे समीक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छी परंपरा थी। और जहां तक मैं सोचता हूँ, हो सकता है आपने कार्यक्रम शुरू किया हो तब आपको अनुमान नहीं होगा कि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, या आपने तो सोचा होगा कि चलो क्या किया जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम हो गया। और अब जो आपकी जो है और भी इसको आगे बढ़ाने की जो योजना है, इसके लिए आपको अग्रिम बधाई देता हूँ। लेकिन तन्मय, एक सवाल तुमसे पूछने का बहुत मेरा मन करता है कई बार कि ये सारे जो क्षेत्र है वो तुम्हारे मूल क्षेत्र नहीं, लेकिन तुम इन सारे क्षेत्रों के एक ऐसे अभिन्न हिस्सा बन गए हो कि तुम्हारे बिना ये पूरा कार्यक्रम अपना प्रारूप नहीं ले पाएगा। ये जो आपसी टॉक्स होती है, जैसे प्रेम तन्मय तो बहुत जानकार है, इन तमाम क्षेत्रों के जानकार है। जैसा इन्होंने कहा बीकानेर आए तो ये इन्होंने कई चित्रकारों से मुलाकात की, कई नाटककारों से मुलाकात की, आर्ट गैलरी में गए, कई कलाविदों से मिले, ठीक समझ में आता है। लेकिन तुमने इस सब को अंजाम देने के लिए क्या तुमने कुछ पढ़ा, या क्या किस तरह से तुम इसके ऐसे अपरिहार्य हिस्सा बन गए? मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं तो कोरोना से भी पहले, मतलब काफी समय पहले, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनका यूट्यूब चैनल हैं, जो कुछ न कुछ इस तरह से कर रहे हैं जो कि लार्जर ऑडियंस पहुंचने की उनकी कोशिश लगातार रहती है। और बचपन से, जैसे आपको हम लोग, आप, पापा, हम सब साथ बैठे ही हैं, तो घर का माहौल भी ऐसा था जिसमें हम लोग, जैसे कोई नई मूवी का कोई एल्बम आया तो हम लोग वो एल्बम खरीद के लाते थे। जब कैसेट का जमाना था, कैसेट चलाते थे और उस गाने को सुनते थे, तो मैं और पापा साथ बैठ के उस गीत में क्या लिखा गया है, वो क्यों लिखा गया होगा, क्योंकि मूवी कोई मूवी आने से पहले एल्बम आ जाता है, तो हम लोग फिर उसको डिस्कस करते थे उस गाने को कि ये क्यों लिखा गया होगा, ये शब्द क्यों नहीं, वो गीतकार क्या कहना चाहता है। और पुराने गाने, नए गाने, सब कुछ सुनते थे। तो वो एक जो माहौल था वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था। वो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। वो बहुत अच्छा माहौल लगता था, बहुत इंटेलेक्चुअल। इट इज फूड फॉर थॉट, इस तरह का वो माहौल था। और फिर जैसा आप जानते हैं, साहू जी, रमाकांत जी, और जब हमारे घर में कोई फैमिली गेट टुगेदर होती है तो उसमें रमाकांत जी होते हैं, पापा होते हैं, हम सब तो होते ही हैं।
तो उसमें भी बातचीत इस तरह की होती है जो लिटरेचर से संबंधित या किसी किताब से संबंधित या किसी गीत से संबंधित, तो वो बातचीत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने कोरोना से बहुत समय पहले भी एक बार बात की थी पापा से, जिसमें मैंने उन्हें कहा था कि यार इस माहौल का अब मुझे लगता है ये माहौल अब घरों में थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि संवाद कम होता जा रहा है, सब अपना अपना व्यस्त और दूरियां हो गई हैं। मतलब बच्चे या तो कहीं और रह रहे हैं और जो घर के बड़े हैं वो कहीं और रह रहे हैं, तो क्यों ना इस माहौल को वापस जिया जाए, इसी माहौल को फिर से क्रिएट किया जाए। और इस बारे में बात बहुत पहले हुई, लेकिन क्योंकि हम लोग कहीं और व्यस्त थे, उस वक्त शुरू नहीं कर पाए। तो एक दिन रात को 1, 1:30, 2 बजे मैं कहीं से घर आया, और उस दिन पापा शायद थोड़ा टेंशन में होंगे क्योंकि कोरोना काल था और काम भी उतना ज्यादा नहीं चल रहा। तो वो सोफे पे आके बैठ गए और मुझे बोले तू मेरे पास बैठ, अपन आगे की प्लानिंग करते हैं कि ये जो 2-3 महीने, कितने भी महीने, जो अब कोरोना का तो पता नहीं कितना लंबा चलने वाला है, तो अपन क्या करें। तो मैंने सोचा अब इसमें क्या जवाब दूं, और इसमें बहुत गुंजाइश है कि ये जो सारा ये जो बातचीत है ये डांट की तरफ जाएगी कि तू क्या सोच रहा है, आगे क्या करना है, कैसे। तो मैंने उसी वक्त ना बात को थोड़ा सा पलट दिया। मैंने कहा पापा अपन ऐसा करते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, और उसमें हमने बहुत पहले बात की थी कि हम समीक्षा करेंगे, मतलब दूसरे लोगों को लेके आएंगे, उनके गीत सुनेंगे और उस पर्टिकुलर आर्ट पे चिंतन करेंगे। तो क्योंकि ये बात नई नहीं है, ये हमारे बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में, आपकी जो पीढ़ी है उसमें ये सब होता रहा है। तो वो इमीडिएटली क्लिक की और हमने पहला जो वीडियो, फिर हम धीरे धीरे इसमें सोचते गए आगे, एंड देन वी थॉट के इसे क्यों सिर्फ लिटरेचर पे ही सीमित रखा जाए, इसका दायरा इतना बड़ा कर दिया जाए कि इसमें जितने आर्ट फॉर्म्स हैं, किसी भी, जैसे एक वीडियो अभी जो नए सीजन में आने वाला है हमारा एपिसोड, उसमें हमने क्रोशेट पे बात की है। हाँ, मैं इस बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगा खास तौर से, जो क्रोशेट की आर्ट है। बिल्कुल तन्मय, कि अभी तक तो जो सारे जो हुआ था, कहीं से ये सारे जो थे ये फाइन आर्ट के फॉर्मेट थे, ठीक है ना। लेकिन अब जैसा कि आप लोगों की योजना है कि अब इसका एक दूसरा सीजन शुरू करेंगे, इसका मतलब कि एक सीजन आप खत्म कर रहे हैं और दूसरा सीजन शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब कि दूसरे सीजन का फॉर्मेट अलग होगा। इस बारे में आपकी क्या योजना है? हाँ, तो जो नया सीजन जो हम शुरू करने वाले हैं उसका फॉर्मेट, देखिए बेसिक तो जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वो तो वही रहने वाला है। आर्टिस्ट को अपनी आर्ट के बारे में बात करने का मौका मिले और उसे एक ऐसे व्यक्ति से बात करने का मौका मिले जो उस आर्ट को समझता हो। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट तो हम वही रखने वाले हैं, लेकिन जो नए सीजन है उसके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क आएगा। उसमें एक एपिसोड मैंने भी किया है जिसमें हम क्रोशे पे बात करेंगे, वो पूरा इंग्लिश में है। और इसके अलावा हम लोग ऐसा भी करने वाले हैं कि जो नए सीजन है उसमें जरूरी नहीं है कि जो आर्टिस्ट की आर्ट पे ही बात हो, जो आर्ट क्रिएट हो चुकी है और वो आर्टिस्ट अब हमारे साथ नहीं है, उनके ऊपर हम उन एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे जो उस आर्ट को समझते हैं। जैसे प्रेमचंद की कोई कहानी है, जैसे निराला जी की कोई रचना है, इन पे बात होगी जिसमें उस आर्ट को समझने वाले के साथ में एक और व्यक्ति को लाया जाएगा। तो थोड़ा और दायरा उसमें बड़ा हो जाएगा अब आने वाले एपिसोड। और हृदय जी, हमारा एक प्लान ये भी है, जैसे बर्थ ऑफ प्ले, हमने सोचा कि एक नाटक का जन्म कैसे होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमने सोचा, इसमें हमने एक स्क्रिप्ट राइटर, एक नाटक के निर्देशक, एक अभिनेता और एक वो उसके अंदर जो कलर का क्या है, रंग संयोजन, इन सब पर। तो हमने ये सोचा कि चलो हम उनसे बात करते हैं कि एक नाटक बर्थ कैसे लेता है। और आपको आश्चर्य होगा कि अगले सीजन के अंदर हम उन सब से बात करने वाले हैं, उनसे बिठा करके एक नाटक से पहले क्या हम लोग वैसे ही बैठ करके बातचीत करते हैं, उस बातचीत को ही हम अपना एक एपिसोड बनाने वाले हैं। That's great. मतलब बिफोर द प्ले क्या हो रहा है, बिफोर द प्ले और प्ले से पहले क्या सोचा जा रहा है,
और प्ले हाँ। के दौरान क्या सोचा जा रहा है? मतलब करेक्ट। लाइक बिहाइंड द सीन्स ऑफ अ नाटक। क्या बात है मित्रों, आपको ये बता दूं मैं कि आज हमारे सामने जो शख्सियतें बैठी हैं उनमें एक है दादू, एक है पापा, एक है बेटू। ये 3 पीढ़ियां एक साथ। अब ये जो बेटू है ना, ये धुरी है, इन सब की धुरी ये है। और ये धुरी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे तो बड़ी बड़ी बातें कह दी, बड़े बड़े लोगों को भी ले आए, कॉन्सेप्ट भी कर लिए, एक हाइपोथेसिस भी बना लिए, उसका इम्प्लीमेशन भी कर लिया, सब कर लिया। लेकिन आपके और हमारे सामने ये पूरे जो एपिसोड आते हैं, इसको टेक्निकली परफॉर्म के लायक जो बनाते हैं वो हमारे ये सबसे महत्वपूर्ण मास्टर निहित शर्मा बनाते हैं। निहित, मेरी इस बात के लिए बड़ी जिज्ञासा है कि यार तुम हमें अब भी बित्ते भर के बच्चे लगते हो, ये तुम इन बड़ी बड़ी बातों को समझ करके कहाँ से एडिट करना है, कहाँ से काटना है, कहाँ बात है वो इसको काटा जा सकता है, नहीं इसको नहीं काटना चाहिए, ये रखी जानी चाहिए, ये सारा तय कैसे कर लेते हो यार? और फिर तुम इतनी टेक्नोलॉजी कैसे सीख गए भले आदमी? मैं तो अब भी सीखना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ती। तुम इसको एडिट भी कर लेते हो, स्लाइड्स भी बना लेते हो, उसके कैप्शंस भी दे देते हो। ये पहले तो मुझे ये बताओ कि सीखे कैसे? दूसरा, ये जो ये बड़े लोग कहो कि बड़ी बात है, इनको तुम समझ कैसे लेते? बहुत ही अच्छा सवाल है। शुक्रिया। क्या है ना, मेरे पापा ने मुझे सिखाया मोस्टली। ज्यादातर तो हम दोनों को फिगर आउट करना पड़ा कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, और बीच में बहुत गड़बड़ हो भी चुकी है। जैसे कि एक बार एक एपिसोड में मैं और पापा बना रहे थे, तो उसमें वो साउंड फॉर सम रीजन ओवरलैप हो गई। मतलब उसमें थोड़ा कटिंग का वर्क था और वो कटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, तो बहुत ही अजीब सा साउंड कर रहा था। तो फिर हमको वो पूरा एपिसोड वापस बनाना पड़ा था। क्या बात है। और ये स्लाइड्स वगैरह बनाना कहाँ से सीखा निहित? सेम सोर्स, पापा। पापा यार पापा इज डायनामिक यार। हाँ यार, पापा ने तेरे को टेक्निक सिखा दी यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बाकी थोड़ा थोड़ा तो मैंने अपने स्कूल में भी सीखा प्रेजेंटेशन बनाना, लाइक हाउ टू ऐड ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस एंड। मैं अगर थोड़ा इसमें ऐड करूं तो देखिए, काम उसका निहित का जो झुकाव है, उसका बहुत पैशन है। ये कंप्यूटर, आजकल सभी बच्चे वैसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को लेके तो पैदा ही हुए हैं। मतलब हमारे तो सामने ये आए, लेकिन दे आर बॉर्न विद दिस टेक्नोलॉजी। तो उसका बहुत झुकाव है इस चीजों के प्रति, उसका बहुत रुझान है। तो और होता ये है कि जब हम लोग साथ बैठते हैं, कोई एपिसोड हो गया, जैसे शुरुआत में तो कॉन्सेप्ट जब बन ही रहा था तो बिल्कुल नया ही था, उसमें एडिटिंग कैसे करनी है वो सब ऑन द गो सीखना था। तो ये मतलब पूरे टाइम, जैसे अगर 3 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, तो ये सारे टाइम मेरे साथ बैठा रहता था। और जैसे जैसे हम लोग, और मुझे भी मतलब कोई साथ होता है तो डिस्कशन इजी हो जाता है, तो मुझे भी इसकी कंपनी चाहिए होती थी। तो या हम दोनों साथ बैठ के डिसाइड करते थे कि अच्छा इस स्लाइड ये ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे म्यूजिक ऐसे ले आएंगे, और बहुत सारी चीजें इसने खुद फिगर आउट की। जैसे जो शुरुआत की जो स्लाइड आती है उसमें साउंड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली स्लाइड में साउंड कैसे होगा, तो कैसे ऐसा म्यूजिक लेना है जिसमें लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम ना आए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी का म्यूजिक चुरा लिया है, ये ना लगे। तो वो कैसे करना है वो इसने फिगर आउट किया कि आप सिर्फ उसको क्रेडिट दे देना तो काम चल जाएगा। तो इसका बहुत एप्टीट्यूड है इस चीज का। तो ऑब्वियसली एक सोर्स तो होना ही पड़ता है सीखने का जी। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ सर में कि ये सच बात है कि जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही पैदा हुई। छोटे बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, वो उसके 20 फंक्शन आपको बता देगा, जबकि उसने कहीं से सीखे नहीं है और उसने पहली बार ही देखा है। वो ये उसके पता नहीं सारे कॉस्मोस से ही लेके आया वो, ऐसा मुझे। लेकिन
सवाल क्रिएटिविटी का है। निहित ने ये जो क्रिएटिविटी की है, यानी कि टेक्नोलॉजी का क्रिएटिविटी में यूज जो इम्प्लीमेशन किया है, यह एक बड़ी बात। निहित, एक बात तुमसे करना चाह रहा हूँ कि हमारी एक बार बातचीत हुई तब तुमने मुझसे कहा था कि ये जो सिग्नेचर ट्यून है हमारी, जो एसटी है, जो एपिसोड शुरू होने से पहले म्यूजिक आता है, तुम उससे बहुत खुश नहीं हो, तुम उससे संतुष्ट नहीं। क्या अभी तुम ऐसा सोचते हो? क्या तुम उसको बदलने जा रहे हो? नहीं, अभी जो नया सीजन है ना, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी नई ट्यून्स ट्राई करें, क्योंकि वही ट्यून तो फिर थोड़ी बोरिंग टाइप लगेगी ना, इसलिए एक मैं सोच रहा हूँ कि नई ट्यून डालें, एक बार ट्राई करें। जैसे ये ट्यून बहुत स्लो स्पीड की है, बहुत धीमी गति वाली है। तुम्हारी पसंद ऐसी स्लो वाली रहेगी या थोड़ी फास्ट वाली रहेगी? अब जैसे तो मैं जो म्यूजिक प्रेफर करता हूँ, मुझे फास्ट अच्छी लगेगी, पर मतलब मुझे चैनल के हिसाब से ये लगता है कि स्लो म्यूजिक ज्यादा अच्छी रहेगी। क्या बात है यार, तुम इतने ज्यादा समझदार हो, तुम्हारे लिए तो सवाल भी ढूंढने पड़ते हैं चैनल के हिसाब से। ये और क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा निहित, एक बात बताओ यार, ये सारा जो तुमने कर लिया है, अब कल्पना करो कि तुम होस्ट हो, ठीक है ना? तुम होस्ट हो और तुम्हें जो सिखाया, तुम सारा कह रहे हो अपने पापा ने सिखाया है, तुमने बेसिक उनसे सीखा है, बाद में खुद उसको आगे डेवलप किया है, ठीक है ना? तो अब तुम्हें अगर पापा को कोई सवाल पूछना हो तो पहला सवाल क्या पूछोगे? किस तरह का सवाल पूछोगे? टेक्नोलॉजी का पूछोगे या चैनल के बारे में पूछोगे या आगे कौन सा आप बनाने जा रहे हो इसके बारे में पूछोगे? तुम्हारी सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या है? ये सवाल मैंने जानबूझ के पूछा है, नहीं तुमसे जानबूझ के पूछा है। क्यों पूछा है बेटा, बताऊं? बताओ। क्योंकि तुम ये सारा देख रहे हो, तुम होस्ट करते हुए देख रहे हो लगातार, तुमने टेक्नोलॉजी को भी देखा है लगातार, तुमने आइडिया डिस्कस करते हुए भी देखा है, तो तुमसे कुछ छुपा हुआ नहीं, बल्कि आई एम श्योर, अभी तक जैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि इन कई आइडिया में से कई तुम्हारे आइडियाज भी इम्प्लीमेंट किए गए। नहीं, अभी नीत बताएगा। मैंने कई बार नीत को ऐसा एक्टिंग करते हुए देखा है, डियर फ्रेंड्स, ऐसा करके। हाँ नीत बता यार, एक एक्टिंग ही हो जाए। आई वांट, मैं चाहता हूँ कि ये दर्शक देखे, क्योंकि तुम हमेशा बिहाइंड द कर्टेन रहते हो भाई। सामने तो होस्ट रहता है, यानी पापा रहते हैं, ठीक है, दादू रहते हैं, आई एम सॉरी, दादू रहते हैं, लेकिन तुम बिहाइंड द कर्टेन हो, बट यू कैन डू दिस ऑल थिंग। तो मतलब मैं पहले आपकी वाली लाइन में बोलूंगा, स्वागत है क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी में। मेरा नाम निहित शर्मा है और आज मैं आप ये एपिसोड होस्ट करने वाला हूँ। हमने बहुत बार मेरे दादू को देखा होगा, प्रेम प्रकाश शर्मा, उन्होंने बहुत बार एपिसोड किया है, पर इस बार मैं करूंगा क्योंकि मैं बिहाइंड द कर्टन रहता हूँ ज्यादातर, इसलिए। Friends, my name is Nihit Sharma. Today I am going to host this special episode of Critics of Creativity. ऐसे मैं सोच रहा था। तन्मय, एक सवाल तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। देखो, तुमने अपने जिंदगी को प्रयोगशाला बनाया है, बहुत तुमने एक्सपेरिमेंट किया जिंदगी में खूब। इधर एमबीए किया, इधर वो नौकरी की, इधर उसे छोड़ा, और तुम्हारा एकदम स्टेप टू हेल्थ में आना अपने आप में एक रियली मिरेकल था। बल्कि सच कहें तो जब हम लोगों ने ये सुना तो हमें लगा कि तन्मय ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। लेकिन सिमिलरली मुझे एक सिद्धांत याद आया, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत याद आया कि द रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू बेनिफिट। हालांकि उसका हिडन पार्ट ये भी है, द रिस्क इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लॉसेज। ये हिडन है, बट ये तुमने रिस्क उठाया, पर तुमने ये रिस्क उठाया, ये मुझे अच्छा लगा। तुम्हें मतलब नई जनरेशन के बारे में क्या लगता है कि नई जनरेशन में क्रिएटिविटी है, और अगर है तो किस तरह की है, और उसको तुम कैसे प्लेटफॉर्म देना चाहोगे? मैं एक्चुअली यही सोच रहा था, क्योंकि एक सच्चाई ये है कि जो पुराना फॉर्मेट है हमारी गजलों का, या जो
गोष्ठियों का जो फॉर्मेट है, जिस तरह से आप लोग मिलते थे, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी कविताएं सुनी सुनाई है, वो मेरे ख्याल से बहुत नई जनरेशन उतना उसमें नहीं जुड़ पा रही है इस वक्त। और अगर मैं एक चीज और देखूं तो जो बच्चे हैं, जो निहित की उम्र के बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको लैंग्वेज का बैरियर भी आने लगा है, क्योंकि आप देखिए कि अगर वो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें से 5 सब्जेक्ट तो इंग्लिश में है, सिर्फ एक हिंदी में है। तो वो हिंदी को समझना, उस फील्ड में इन कविताओं को, इन गजलों को, उस लिटरेचर को समझना थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज जनरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्रिएटिविटी की जहां तक बात है, और मैं कल एक सुन रहा था कोई लेक्चर किसी का, वो बता रहे थे कि एक अभी जो एक जनरेशनल शिफ्ट जो आया है वो एक हैप्पीनेस की तरफ आया है। आप अगर देखेंगे तो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं, जो आजकल स्टेज पे आके और हंसी मजाक जो कर रहे हैं, आप देखिए जो बड़े कवि इस वक्त जो हमें दिखते हैं, जो बहुत जिनका नाम है, पहले जो बड़े कवि दिखते थे उनमें बहुत गंभीर कविताएं हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज जो बड़े कवियों के नाम आते हैं वो ज्यादातर हास्य कवियों के नाम आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जनरेशन है ये थोड़ी लाइट हार्टेड लिटरेचर, लाइट हार्टेड क्रिएशन, इसकी तरफ थोड़ी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। और लेकिन उसी बात में से अच्छी बात या जरूरी बात या क्रिटिकल बात भी निकालने का उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे जनरेशन से, जो हमारे या मेरे से जो नई जनरेशन आ रही है, उनसे जुड़ने के लिए हमें गंभीर बात करनी है, लेकिन शायद उसे थोड़ा सा हंसी का ओढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा अच्छा दूसरी बात हरि भाई, एक बात मैंने ये नोट की है कि आज के काम का प्रेशर इतना है यूथ पर, जो कॉर्पोरेट में है स्पेशली, उन लोगों पर इतना प्रेशर है कि वो जब उनको फ्री वक्त मिलता है तो वो लाइट मूड में होना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि उनका क्रिएटिविटी की तरफ मूड है, वो लिखी हुई चीज को, लिखने के प्रोसेस को जानना ज्यादा इंटरेस्ट है उनका। लिखे हुए चीज को पढ़ने में कम इंटरेस्ट है, लेकिन उसके प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये उनकी जिज्ञासा है। हाँ, जैसे वो लोग लाइटर मूड में बातें करते हैं कि यार ये चीज कैसे लिखी गई होगी, या जैसे नाटक खेलने, मैंने बताया कि नाटक उनको देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, जैसे अपन फिल्म के प्रोसेस को बनते हुए देखने का, जो उनकी बातें हो रही होती है उसको सुनने में ज्यादा मजा आता है। और जब कोई जैसे मैंने आशा भोसले को बुलाया, लता मंगेशकर को बुलाया, तो वो जब ये कहती है कि ये गीत बनते समय क्या घटा, उसे जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है आज के यूथ का। वो गाना सुनने के बजाय गाने की प्रक्रिया, गाने के बारे में, गाने के समय क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी, बारिश आ गई या आप फिसल गए या आप बैठ गए या आप में डिप्रेशन आया या आप में क्या घटा, ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। चलिए, आपके जो ऑडियंस है वो भी इस तरह की जिज्ञासा रखती है। अब उसमें नई जनरेशन की भी ऑडियंस है और पुरानी जनरेशन की भी ऑडियंस, ठीक है ना? लेकिन उन दोनों की एक कॉमन जिज्ञासा आपके सामने रखा कि ये सब आप बना रहे हैं, सब गुडी हमारे सामने आ जाता है, हम देखते हैं, वो एडिटेड देखते हैं, निहित बाबू सारा ठीक ठाक करके आपकी कमियां छुपा के, आपकी हमारी सबकी कमियां छुपा देते हैं, वो कतर ब्यांत करके उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन इस सब को बनाने के दरमियान कोई ऐसी भी बड़ी गड़बड़, कोई ऐसी भी हास्यास्पद स्थिति आई कि आपके सामने, हाँ। जो आप बोल नहीं सकते। अरे भाई देखिए, लेकिन जो हमारे सामने तो आई नहीं। अब आप अगर कहेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं तो एक एपिसोड हो गया था पूरा, वो रिकॉर्ड, मतलब वो पूरा, मतलब सब कुछ हो गया। क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। डिस्कशन हो गया और पर उसमें दादू रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गए। वो पूरी हाँ यार, पौन घंटे तक मैंने उनसे बातचीत कर ली जैसे हम लोग कर रहे हैं बैठ करके। हाँ। और बाद में मुझे पता लगा कि वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, क्योंकि मैंने नीत को बुलाया, मैंने कहा यार नीत चेक करके रिकॉर्डिंग कैसी रही,
ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्डिंग जो है वो आवाज कम जा रही हो, धीरे जा रही हो। नीत ने उसको चलाया तो उसने कहा दादू रिकॉर्डिंग कहाँ है? और मैंने कहा यार वो रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया था मैंने, और वो रिकॉर्डिंग था सुषमा सिंह और इंदु झुंझुनवाला का बूंद की यात्रा। आप देखिए, मैंने इंदु जी को, जो कि वो लेखिका हैं, उनको मैंने फोन पे बताया कि इंदु जी बहुत कमाल का हो गया कि ये रिकॉर्डिंग हुई नहीं। हमने सारी बात बस ही बैठ करके की और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो उनका धैर्य देखिए, उन्होंने कहा कि मतलब इट वाज ए ग्रैंड रिहर्सल, इट वाज ए ग्रैंड रिहर्सल ऑफ ग्रैंड रिहर्सल। नहीं और मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो इंदु जी ने मुझे कहा कि प्रेम भाई कोई बात नहीं, अपन वापस कर लेंगे। तो मैंने कहा कब करें? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सुषमा जी को फोन करती हूँ, वो अभी बहुत खुश होकर के रिकॉर्डिंग करवाया उन्होंने। मतलब आपसे सारी बातचीत बहुत खुशी के माहौल में हुई है। हो सकता है कि वो बाद में उसके दिमाग से ये सब बातें निकल जाए, तो मैं एक बार वापस फोन करती हूँ। तो उन्होंने उनको फोन किया और आपको आश्चर्य होगा कि 5 मिनट में उनका फोन आ गया कि मैं वापस आज ही रिकॉर्ड कराना चाहूंगी। हमने 11 बजे वापस रिकॉर्डिंग शुरू की और 11:15 बजे तक वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई। सैल्यूट, सैल्यूट इन दोनों महिलाओं को सैल्यूट करता हूँ। सैल्यूट वाली बात। और एक घटना और हुई कि हमने एक अभी निहित को क्या है कि इस कोरोना पीरियड के अंदर कोई खेलने के लिए चाहिए था, तो तन्मय भाई ने क्या किया कि ये गया और एक बिल्ली जो है वो किसी के घर से इनके पास मैसेज आया होगा कि एक बिल्ली है जो 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 मैं देना चाहता हूँ। तो निहित उसके घर से जाकर के बिल्ली उठा करके लेके आ गए घर। अब मैं रिकॉर्डिंग के कमरे में बैठा, वो धीरे से दरवाजा खुला होगा और वो आकर के मेरे गोद में बैठ गया, वो बिल्ली, और मेरी रिकॉर्डिंग चल रही। अब आप देखिए कि मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पा रहा उस रिकॉर्डिंग के दौरान। और फिर मेरे को जो है, अब मैंने उसको, अब मैं बिल्ली को संभालूं, उसके पंजे मेरे चुभ रहे हैं और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार इस रिकॉर्डिंग के दौरान मैं क्या करूँ। तो मैंने पॉज दिया, रिकॉर्डिंग को पॉज दिया और मैंने जो है उनको फिर पॉज करके ये कहा कि मैं 1 मिनट के लिए आपसे जो है बीच में बात रोक रहा हूँ, हम लोग वहीं से वापस शुरू करेंगे। और नीत को बुलाकर मैंने कहा यार इस मेरे दरवाजे को बंद कर और इसको उठा करके ले जा। नहीं, मुझे खुशी है कि दरअसल ये केवल आप जो क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं, मैं केवल इसी को सैल्यूट नहीं कर रहा हूँ और हमारे जो दर्शक भी है वो केवल इसी को सैल्यूट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप एक और संदेश दे रहे हैं, एक परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से संदेश दे रहे हैं कि 3 जनरेशन एक साथ मिलकर के एक काम को कैसे अंजाम दे सकती है, क्रिएटिविटी वाले काम को कैसे अंजाम दे सकती है। ये अपने आप में मिसाल है। मेरी जितनी भी जानकारियां हैं, मैंने जितना भी नेट देखा, मुझे 3 पीढ़ियां मिलकर के कोई एपिसोड के लिए काम करती हो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा। ये पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि ये 3 पीढ़ियां जिसमें टेक्नोलॉजी का काम भी उसी परिवार का सदस्य कर रहा है, हाइपोथेसिस का काम उसी परिवार का सदस्य कर रहा है, डिस्कशंस और इम्प्लीमेशंस का काम भी उसी परिवार का सदस्य कर रहा है। इट्स ए मिरेकल। ये एक बड़ा संदेश है, खास तौर से इस दौर में जब ये सबसे बड़ी शिकायत है कि जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया है। जनरेशन गैप इस सोसाइटी के लिए अपने आप में खतरा हो गया है, इसलिए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। यही कारण है कि पुरानी जनरेशन का लाभ नई जनरेशन नहीं ले पाती क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। लेकिन आपने इस सोसाइटी को इस टॉक शो के माध्यम से यह एक बड़ा संदेश दिया है कि क्रिएटिविटी करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आपको न टेक्नोलॉजी के लिए कहीं जाना है, न उसकी हाइपोथेसिस को डिस्कस करने के लिए कहीं और जाना है। आप ही मिलकर के एक ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सारे दर्शकों की ओर से बधाई देता हूं और समाज को ये एक नया जो आपने उपहार दिया है, मैं विश करता हूं कि लोग इससे मोटिवेट हों और इस तरह का काम करें। सवाल है आप तीनों से मेरा एक ऐसा सवाल है। निहित भी चूंकि अब मैच्योरिटी को उस लेवल पे आ गया है कि निहित कई चीजों को समझ रहा है, निहित भी जानता है और आप लोग तो जानते ही हो कि ये सारा जो है इसका कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होता है। ये कोई व्यवसाय के रूप में आप इसको ले नहीं रहे हो, इसको नहीं दे रहे हो। ये क्रिएटिविटी का एक आनंद भर है।
और इस आनंद को करते हुए क्या आप लोग अपने आप को अधिक एनर्जेटिक महसूस करते हैं? क्या एपिसोड हाँ करने के बिल्कुल। बाद में, क्या इस एपिसोड को करने के बाद में आपको लगता है कि अरे यार ये छूट गया, ये भी होता तो मजा आ जाता? तो जो हमने व्यावसायिक उससे कुछ फायदे की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि वैसे हर चीज से कुछ ऐसा फायदा हो जरूरी नहीं है। तो दूसरा एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो एक दिन एक कॉल आई हमें, हम उन्हें नहीं जानते, मतलब बिल्कुल अनजान एक महिला से कॉल आई, और उन्होंने करीब मेरे ख्याल से 18 से 20 मिनट फोन पे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपके एपिसोड सुने हैं, और शी इज अ बायोटेक, वो वैज्ञानिक हैं यहाँ बैंगलोर में ही। क्या बात, तो क्या बात। उन्होंने किसी उनके थ्रू हमारे एपिसोड्स मिले, उन्होंने सुना, तो उन्होंने हमें फोन करके और फिर मुझे ये कहा कि तन्मय, तुम्हारे एपिसोड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये एपिसोड मुझे मेरे बचपन में ले जाते हैं, जहाँ मेरे पापा, मेरे जो घर के बड़े थे, वो बैठ के इस तरह के क्रिएटिव डिस्कशन करते थे। तो आप प्लीज ये एपिसोड आते रहिएगा, और मैं इन सारे एपिसोड्स को मैंने लाइन अप कर रखा है, जैसे मुझे टाइम लगता है, मिलता है, मैं सुनती हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके एक एपिसोड पे चाहे मतलब 20,000 व्यूज नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 20 व्यूज भी हैं और वो आपको पसंद कर रहे हैं, तो वो बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो मिल हाँ रहा अरे है, भाई, वो एक हमारे लिए। उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ कि एक फोन आया, उन्होंने ये कहा कि अब उनकी बेटी है, वो अभी पढ़ रही है, तो उनका मदर और फादर का ये प्लान था कि हम जो है इसको मेडिकल लाइन में डालेंगे। और वो जो डॉटर थी उसकी, वो आर्टिस्टिक माइंड की थी। जब उसने ये एपिसोड देखा कि अभी तक हम ये डिसाइड कर रहे थे कि बच्ची को क्या कराना है, और इस एपिसोड को देखने के बाद में हमने तय कर लिया है कि अगर इसको कोई आर्ट फॉर्म में आना है तो इसको आने दिया जाए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी शो की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जनरेशन गैप आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि यूथ जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, उस डायरेक्शन में पेरेंट्स जाने नहीं देते। हाँ, और आपने कम से कम एक परिवार में ऐसा करने से बचा दिया। आप तीनों को इस बात के लिए भी खास तौर से बधाई देता हूँ कि आपने टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए या वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों से जुड़े हुए, अकाउंट जैसे विषयों से जुड़े हुए बहुत से लोगों को इसमें आपने जोड़ा है, जिन्होंने, चाहे उनके काम का क्षेत्र, उनके नौकरी का क्षेत्र बिल्कुल अलग है, लेकिन उनके इस आर्ट के जो एटीट्यूड है उसको आपने मोटिवेट किया है, उसको आपने उस तरह से दूसरे श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने लाया है, जो हर कलाकार की एक भूख होती है। हर कलाकार चाहता है कि वो अधिकतम लोगों तक पहुंचे, और आपके शो ने निसंदेह ऐसे तकनीक से जुड़े कलाकार, जो तकनीक से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि वो उनका आर्थिक संसाधन है, लेकिन आपने उन कलाकारों को भी साथ में लाया है। आपको इसके लिए पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी ओर से सारे दर्शकों की ओर से बधाई देता हूँ। एक सीजन खत्म होने पर, सफलतापूर्वक एक सीजन 11 एपिसोड का सीजन खत्म होने पर आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। और अब इसके बाद में यह जो एक बीच का आपने एक विराम दिया है, इस विराम का मैंने उपयोग किया है, और विराम के बाद जो सीजन 2 आएगा, तो सीजन 2 के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और निहित बाबू, आपको तो सबसे बड़ा सैल्यूट।